अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी ओपिनियन के एक और शो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं पल्स कंसल्टेंट के सीईओ जनाब काशिफ हफीज़ सिद्दीकी साहब कराची से। और उनसे हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर राय आमा जांचने के जो सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं उनके हवाले से। सबसे पहले काशिफ साहब को वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। जी शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, बड़ी मेहरबानी आपकी। ओके। तो काशिफ साहब, मैं मजीद इसमें डिले नहीं करता क्योंकि हमारे पास जो सवालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं आपसे जानने के लिए, समझने के लिए। और इस हवाले से कुछ तो परसेप्शंस हैं आवाम के जहनों में और कुछ जो जेन्युइन या टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो राय अमा जांचने के लिए सर्वे करवाते हैं, मुख्तलिफ इदारों के हवाले से भी, पोलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से भी, और कंज्यूमर की जो एक ओपिनियन होती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से भी। तो जो सबसे पहले फौरी तासुर एक जहन में बनता है ना किसी भी कारी का, रीडर का, आम आदमी का, या जैसे कि पहले प्रोग्राम से बात हो रही थी मुख्तलिफ पढ़े लिखे तबका, सहाफ़ी हजरात या इवन जिनसे हम तवक्को नहीं कर रहे होते, उनकी तरफ से भी ये सवाल पूछा जाता है या क्वेश्चन उठाया जाता है कि ये जो सर्वे में पेश करदा डाटा है ये किस हद तक काबिल एतमाद होता है। मतलब इसको क्या, मतलब बाज लोग तो सिंपल कहते हैं जी अब तो हमने बस कह दिया जाता है, नंबर्स पेश कर दिए जाते हैं, इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, और ये और वो डिनाई कर देते हैं इस चीज को। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं कि किस हद तक के काबिल भरोसा डाटा है? शुक्रिया, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि जो सहाफत की तालीम दी जाती है उसके अंदर रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ाई जाती है नहीं जाती। मेरा ख्याल है कि पढ़ाई जाती होगी, उसके अंदर रिसर्च की चीजें पढ़ाई जाती होंगी। रिसर्च असल में क्या है, शुमारियात का नाम है। और अगर मैं ज्यादा आपसे कहूँ तो स्टोरी टेलिंग है टेक्निकली। और जो स्टोरी टेलिंग होती है वो नंबरों की बुनियाद पे होती है। अच्छा, बुनियादी तौर पे किसी भी सर्वे की ऑथेंटिसिटी को मानने के लिए उसका प्रोसेस देखना होता है कि उसका प्रोसीजर क्या है। उसके प्रोसीजर की दो तीन चीजें होती हैं। आप इस तरह समझ लें कि जो भी हर सर्वे जो होता है उस सर्वे के अपने कुछ एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी कंज्यूमर गुड्स में जाऊंगा तो कंज्यूमर गुड्स के अंदर ऐसा होगा कि जरा प्रेजेंट में आना। कंज्यूमर गुड्स के अंदर ऐसा होगा कि मिसाल के तौर पे मैं अगर जा रहा हूँ डिटर्जेंट कैटेगरी के अंदर, और डिटर्जेंट कैटेगरी के अंदर मैं कोई प्रीमियम ब्रांड्स के लिए कवर कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान की सोसाइटी को, पाकिस्तान की जो भी पाकिस्तानी माशरत है उसको कोई 5 या 6 सोशो इकोनॉमिक क्लासेस में तकसीम किया गया है, जिसे हम एसईसी A B C D कहते हैं। ए का मतलब अपर क्लास, बी का मतलब अपर मिडिल क्लास, सी का मतलब मिडिल क्लास, डी का मतलब लोअर क्लास और लोअर लोअर क्लास। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह समझ लें कि कॉन्सेप्ट है 3E ट्रैप। एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन एंड शुड नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। तो जब हम किसी कंज्यूमर गुड्स में जाते हैं तो उनकी टारगेट मार्केट के मुताबिक लोगों को हम चूज करते हैं। और जब हम किसी राय आम्मा की बात करते हैं, जब ओपिनियन पोल की बात करते हैं, तो उसमें हर फर्द है मिल्लत मुकद्दर का सितारा। तो वो जो दिल्ली के कोने के ऊपर मुची बैठा है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जो मैं इस कुर्सी के ऊपर सीईओ के तौर पर बैठा हूँ। दोनों बराबर हैं, हम दोनों की राय बराबर है, हम दोनों की चीजें बराबर हैं। लेकिन आमदनी के लिहाज से या किसी तबकाती तफावत के लिहाज से मैं मार्केट सोसाइटी के अंदर बहुत छोटा हूँ और वो सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा है। उसके वोट्स, उसकी चीजें ज्यादा हैं। तो जब भी हम भी कोई सर्वे करें तो हमें देखना होता है कि जो माशरती तबकाती तफावत है, तकसीम है, उसके मुताबिक हमने सैंपल लिया है या नहीं लिया। दूसरी चीज देखी जाती है कि आप पाकिस्तान के अंदर अगर 4 सूबे हैं तो हर सूबे की एक पॉपुलेशन है। मतलब पंजाब जो है वो आधा पाकिस्तान है, तो क्या आपका सैंपल का 50% पंजाब से है या नहीं है, या 23% आपका सिंध से है या नहीं है, या बलूचिस्तान से 8% और 16% या 17% केपी से है या नहीं है। फिर उनके अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन है जिनकी पॉपुलेशन है, उसके मुताबिक आपने उन एरियाज को कवर किया है या नहीं किया। तो बुनियादी तौर पर रिसर्च जो भी होती है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसके मुताबिक होगी। राय आमा के अंदर आपको जरूरी है कि आप पाकिस्तान के अर्बन, रूरल, सोशो इकोनॉमिक क्लास, अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास, लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास, आप हर जगह पहुंचे। हर फर्द से बात करें, जेंडर का उसके अंदर होना चाहिए, एज ग्रुप का होना चाहिए। अच्छा, एज ग्रुप का ठीक मतलब है। एक मिनट का ये आपसे। मैं इस पे मजीद टेक्निकल क्वेश्चन इस तरफ भी आता हूँ। मैं उसी सवाल को दोबारा आपके सामने रखता हूँ कि काबिल भरोसा के हवाले से थोड़ा स्पेसिफिक करके। आम तौर पर ये समझा जाता है कि जो सर्वे करवाता है नताइज उसी की मर्जी के पेश किए जाते हैं। मतलब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने बिलफर्ज सर्वे करवाया है अपनी मकबूलियत जांचने के लिए, तो सर्वे करने वाला इदारा जो है वो डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करेगा
कि वो समहाउ मुस्लिम लीग नून के मतलूबा नताइज जो हैं वो पेश करे, सामने रखे, यानी अगर जो ये डोनर इदारा कर होगा रहा है उसकी तो मर्जी के नताइज आएंगे, मतलब इस वजह से एक देखिए, परसेप्शन है आवाम के अंदर ये। अगर कोई इदारा ऐसा करता है, जो रिसर्च का ऐसा इदारा करता है, तो वो बड़ा अपने क्लाइंट के पैरों तले जमीन छीन रहा है, इसका मतलब है। हम्म। वो जो है वो अपने क्लाइंट के साथ जो है वो सिंसियर नहीं है। हम्म। बुनियादी तौर पे देखें, हम सब के कोई हाइपोथेसिस होते हैं, अ, किसी भी तस्वुर की बुनियाद पे। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रंग पसंद किया जाने वाला सफेद रंग पसंद है। आपका ख्याल है कि काला रंग पसंद है लोगों को। अब कोई हम सर्वे करें कि पाकिस्तान में किन लोगों को कौन सा रंग पसंद है, तो या तो मेरा हाइपोथेसिस कंफर्म हो जाएगा या मेरा हाइपोथेसिस डिनाई हो जाएगा। अच्छा, कंफर्म हो जाएगा तो मैं फैल के बताऊंगा, देखा मैं नहीं कहता था कि हुआ, देखो ये सामने आ गया। और अगर डिनाई हो जाएगा तो मैं कहूंगा देखो यार ये सर्वे गलत है इसके अंदर, क्योंकि मेरी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। तो मेरे जो तस्वुरात हैं, किसी भी प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं, अगर वो उनके साथ वो मैच कर रहा होगा तो मैं कहूंगा कि वो सही है, अगर वो मैच नहीं कर रहा होगा तो मैं कहूंगा कि गलत है। बुनियादी तौर पे तो दुनिया भर में रिसर्च का एक प्रोसीजर है, एक चीजें हैं, उसकी एक नॉर्म है, उसका एक काम है। अगर उस काम से मतलब ये उस काम के मुताबिक काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उससे हट के कोई काम हो रहा है, रिजल्ट उसके हट के, मतलब एक बेसिकली प्रोसीजर अगर गलत है, मतलब हम जानते हैं ऐसी जगह, मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ। एक हेल्थ का सर्वे हुआ, हेल्थ कंडीशंस का। उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि वो दिन के अंदर लोगों के पास पहुंचे और घर में जितने लोग थे उन्होंने उनका सर्वे कर लिया और कहा कि यार फला बीमारी जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। अब आप उसका प्रोसीजर देखें, तो प्रोसीजर ये है कि जो हेल्दी लोग हैं, जो आप समझ लें कि 16 से लेके 45-50 साल के तक के लोग हैं, वो तो ऑफिस में है या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर है। दिन में तो कोई बैठा हुआ नहीं है, जो है बैठा हुआ है वो हैराम है, या वो जॉबलेस है, या वो उसे कोई बीमारी है, या घर के बुजुर्ग बैठे हैं या रिटायर बैठे हैं। तो आपने पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल तो नहीं लिया, आपने दिन के अंदर जाके कोई काम कर लिया जिस वक्त घर के मर्द ही अवेलेबल नहीं होते हैं। घर की खवातीन होंगी या रिटायर्ड लोग होंगे। तो ये एक बारीक सी चीज होती है जिसकी बुनियाद पे आपके रिजल्ट मैनिपुलेट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो नहीं सकते हैं। करूंगा, रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो यू नीड टू नो कि किस टाइम पे किस वक्त पे कहाँ काम होना है। तो इसके लिए कि मेरा क्लाइंट मुझसे खुश हो जाए, मैं उसके लिए काम करूं, तो ये मैं अपने क्लाइंट के साथ जो है वो दोस्ती नहीं दुश्मनी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी मतलब आपके दुश्मनियां कहने अगर, का मतलब ये है कि अमूमन ऐसा नहीं किया जाता, जो अच्छे इदारे हैं वो ऐसी काम नहीं करते, उनके जो नताइज हैं वो काफी हद तक काबिल भरोसा होते हैं, ये हम जाहिर सही बात, समझ। उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक प्रोसेस है, एक ठीक साइंटिफिक है। चीज है। हमारे पास इंटर्नशिप के लिए लोग आते हैं, हम उनको एक बात बताते हैं कि रिसर्च की जब फंडिंग प्रेजेंट हो रही होती है ना, तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन उससे पहले का काम इतना खुश्क है कि आदमी को हम्म। बस हमी को मजा आता है, किसी और को नहीं अच्छा आता। सर, ये बताइए इसमें मार्जिन ऑफ एरर कितना होता है, मतलब गलती की देखिए गुंजाइश तो ऑल फिर भी होती होगी इट ना ऑल कहीं ना डिपेंड्स। कहीं। देखें देखें, दो तरह के मार्जिन ऑफ एरर्स होते हैं, एक होता है ह्यूमन और एक होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का ये है कि आपने कितने फीसद लोगों को, मतलब यही बात है, सेंसस एक चीज है जिसके अंदर आप हर फर्द को गिनते हैं, और जो जैसे आप ये कहें कि जो सर्वे होगा उसके अंदर आपको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। और सैम्पलिंग की मैंने आपको प्रोसीजर्स बता दिए कि अगर सैम्पलिंग करनी है तो आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेने के लिए 3 एज ग्रुप आपको मैच करना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक क्लास मैच करनी चाहिए, कितना सैंपल जोग्राफिकल। लिया जाता है वैसे, बिलफर्ज मैं राय आमा के, अब मैं आपके सामने एक पार्टी हूं, मैं कहता हूँ जी मैं अपनी मकबूलियत जांचना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो आप कितना सैंपल रखेंगे उसके लिए, सैंपल कितने, मतलब आप लोगों को डाटा इकट्ठा करेंगे उनका। देखिए जितने से ज्यादा कैसे करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स। देखिए कहते हैं कि इसके लिए आपको सोने के हाथ और लोहे के पैर चाहिए। तो लोहे कोई के पैर सैंपल तो हमारे 15 होते हैं। लोगों का भी हो सकता है ठीक है, नहीं 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 टेक्निकली तो वो कुछ नहीं भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी नहीं, हो इसके सकता है, अंदर, हजारों का भी हो सकता है, लाखों का भी जी हो जी, सकता है। देखिए सैंपल अगर आपको साइज तो आप पाकिस्तान, कितना रखेंगे सैंपल एक देखिए अच्छे अगर सर्वे के लिए। पाकिस्तान को लीड करना है तो हम रखेंगे 3,500 से 5,000 तक के दरमियान। अभी हमने कोई रिसेंटली नेशनल लेवल के सर्वेस किए हैं, तो हमने हम्म। उसके अंदर 5,500 से लेके 3,500 तक का सैंपल रखा है। ठीक और है। इसके अंदर यही बात है, अर्बन रूरल इसके अंदर तकसीम है। जैसे पाकिस्तान के अंदर, मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट लूंगा, पाकिस्तान के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो है 37%, एज पर 2017 सर्वे, अभी तक 2023 की ये तकसीम आई नहीं है। तो उसके अंदर जो है वो 27% अर्बन पॉपुलेशन है और 63% रूरल पॉपुलेशन है। ये जो 27% अर्बन है, इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। उसके मुकाबले में जो 63% रूरल आबादी है उसमें होमोजेनिटी बहुत है। तो जो हम नेशनल लेवल का सर्वे करते हैं उसके अंदर हम कोई 60% हमारा अर्बन का होता है और 30% सैंपल रूरल का होता है। फिर उसे ठीक। वेट बैक कर देते हैं एज पर एक्चुअल। लेकिन ये कि उसमें रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की तमाम इकाइयों की होनी चाहिए, तो ये लिसानी इकाइयों की। सैंपल इकट्ठा कहाँ से किया जाता है, मतलब ये बाज लोगों को लगता है कि किसी एक जगह पे यूनिवर्सिटी में जाके इकट्ठा कर लिया, या जैसे आप कह रहे हैं किसी मखसूस इलाके मोहल्ले का हो सकता है, अगर आप डिफेंस से सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पे जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका जवाब कुछ और हो, लेकिन अगर आप वही सर्वे किसी और जगह से कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है जवाब कुछ और हो।
देखिए, सर्वे में जो सैंपलिंग का जो प्रोसीजर है, जिसके अंदर पूरी की पूरी इकाइयों को लिया जाता है, वो मकसद इसीलिए लिया जाता है कि हर आबादी, हर चीज कवर हो जाए। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है कि घर में बैठ के भर देते हैं, वो भर नहीं सकते। अब जो है ठीक वो है। तमाम चीजें ऑनलाइन होती हैं। ठीक ऑनलाइन है। के अंदर होता ये है कि आपकी जीपीएस लोकेशन आती है कि आप काम कहाँ कर रहे हैं। आई आप सी। जिस जगह बैठ के काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं केपी के अंदर काम कर रहा हूँ और केपी के अंदर मैं लकी मरवत में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास रियल टाइम में मुझे पता होता है कि मेरा बंदा लकी मरवत के अंदर मौजूद है या नहीं है। उसकी जीपीएस लोकेशन वहां से आएगी। फिर उसके बाद मजीद मिसाल के तौर पे एक सवालनामा है, उसकी लेंथ है 20 मिनट्स। तो क्या वहां पे वो 20 मिनट्स की लेंथ आ रही है, या 5 मिनट की आ रही है, या 50 मिनट की ठीक आ है। रही है? अगर 5 मिनट की आ रही है तो जाहिर बात है वो सर्वे पूरा नहीं हुआ। तो आप उन्हें बताते हैं कि भाईजान ये यहाँ पे काम नहीं हुआ है। तो इसमें क्वालिटी चेक्स के लिहाज से बहुत एडवांस हो गई है दुनिया। तो अब क्वालिटी चेक जो है वो कोई इशू नहीं है, कोई बंदा रियल टाइम के ऊपर सब चीजें चेक कर सकता है। तो आपको लगता है कि 5,500 का सैंपल जो है वो एक 24 करोड़ की आबादी के लिए इनफ सैंपल है? मतलब ये क्या बहुत, क्राइटेरिया? देखिए मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की जो तकसीम है जिस तरीके से, देखो हम हर फर्द से तो इंटरव्यू नहीं कर सकते उसके अंदर। पाकिस्तान की एक तकसीम है जिसके अंदर अर्बन रूरल की, सोशो इकोनॉमिक क्लासेस की, एज ग्रुप्स की। अगर आपने हर जगह से एक मुनासिब सैंपल लिया हुआ है, एक ऐसा सैंपल लिया हुआ है जिसके अंदर आपकी रीडेबिलिटी आती है, तो वो सैंपल जो है वो 5,500 का सैंपल बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। एरर मार्जिन मतलब उसके हम, अंदर अगर आप जाएंगे तो 2.5% से ज्यादा का नहीं होता। ठीक है, मतलब हम ये समझें कि 100 में से कितने परसेंट का सैंपल हमें लेना चाहिए एक अच्छे सर्वे के लिए? 100 में से अगर आप जो है वो मतलब 100 का नहीं, मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की ऐसी आबादी के 100 अंदर, अफराद हैं हमारे पास, बिल्कुल 100 अफराद हैं, तो उसमें एक अच्छा सैंपल कितना होगा, रायमा देखिए का मैं आपको जायजा अगर लेना हो? छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए मैं छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए 5,500 का सैंपल बहुत है। लेकिन हम्म। अगर आप मुझसे किसी यूनियन कौंसिल की बात करेंगे, मुझे किसी यूनियन कौंसिल का रिजल्ट चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि वहां मुझे 200 लोग करने हैं। आप मुझसे कहें कि मुझे अगर प्रोविंशियल असेंबली का करना है, तो मैं आपसे कहूंगा मुझे 800 लोग करने हैं। आप मुझसे कहेंगे कि नेशनल असेंबली का करना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि 1,400 1,200 लोगों के इसका करने कोई हैं। क्राइटेरिया है, ये कोई स्टैंडर्ड है, या ये हम, आपका क्लाइंट तय करता है, या आपकी जो उनके साथ एक डील है वो डिटरमिन करती है कि ठीक है हमें आप इतना फंड दे रहे हैं तो हम इतने लोगों तक अप्रोच करेंगे, या इसका देखिए कोई सेट इसमें स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कॉस्ट का है, मौजूद? लेकिन ये है कि सही बात है, हर कंपनी की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है ना। मिसाल के तौर पे मैं इस्लामाबाद ले लेता हूँ। इस्लामाबाद में एक यूनियन काउंसिल के अंदर 6 वार्ड्स हैं। तो हम्म। आपको हर वार्ड को उसके अंदर कवर करना होगा। तो हर वार्ड के अंदर जो मिनिमम सैंपल आपको चाहिए वो कम से कम 40 का चाहिए। तो ठीक है। आपके पास एक यूनियन काउंसिल को रीड करने के लिए 240 का सैंपल चाहिए। अच्छा, आप यूनियन प्रोविंशियल काउंसिल असेंबली में की, कितने अफराद होंगे टोटल? देखिए यूनियन काउंसिल पे जो वोटर्स होंगे वो तकरीबन कोई 10 से 15 हजार, 20 हजार की आबादी का होंगे। लेकिन अगर आप रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मैंने आपसे कहा कि 18 प्लस की आबादी, अगर सोसाइटी में 18 से 24 के लोग 40% है या 30% है, तो हमारे सैंपल वो 30% ही होने चाहिए। अगर पच्चीस ठीक से है। छब्बीस 10% है तो उतनी ही होनी चाहिए। अगर आपकी सैंपलिंग की जो ये बारीक बातें हैं, अगर ये आपके हम्म। पास पूरी कंप्लीट है ओवरऑल पे, तो आपका सैंपल रिलायबल भी है और आपका सैंपल इफेक्टिव भी है और रिजल्ट भी सही आ जाते हैं। मतलब 2-2.5% का उसमें मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं होगा? ज्यादा करनी ठीक है। अच्छा मुझे भी ये बताइए कि कोई खास मेथड है, क्योंकि सैम्पलिंग के भी बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, सर्वे कंडक्ट करने के भी बहुत से मेथड्स मौजूद मौजूद हैं। वो उसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, या सेमी स्ट्रक्चर्ड वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है? आप कौन सा मेथड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली ओपिनियन पोल्स के लिए? देखिए, ओपिनियन पोल्स का आजकल जो राइजल वक्त चीजें हैं, वो दो हैं पाकिस्तान में ना। इंटरनेशनली भी शायद ऑनलाइन भी होता है। हमारे पास जो है वो फेस टू फेस इंटरव्यूज होते हैं, टेलीफोनिक सर्वेज होते हैं। टेलीफोनिक सर्वेज जो है वो वोटिंग प्रेफरेंस मालूम करने के लिए मुनासिब नहीं होते। जरा उसके अंदर हम्म। प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि कोई बंदा हम्म। फोन के ऊपर अपनी कोई राय अच्छाई या बुराई के अंदर दे सकता है, इकरार या इनकार में दे सकता है। लेकिन जिससे आपसे आप डायरेक्ट पूछेंगे तुम वोट किसको दोगे, तो उसमें हमें थोड़ी सी रिजर्वेशन हो सकती है, क्योंकि सही बात है, एक अननोन कॉल आई हुई है, आप उससे बात कर रहे हैं। उसके मुकाबले में फेस टू फेस इंटरव्यूज जो है वो बड़े रिलायबल होते हैं उसके अंदर। और पाकिस्तान में ज्यादातर ओपिनियन पोल्स के अंदर फेस टू फेस इंटरव्यूज की ही इंपॉर्टेंस है और वही चलते हैं। अब उसके अंदर लोग जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लकी मरवत जाना हो, हमें डीआई खान जाना हो, या हमें भावन नगर जाना हो, मैं फार फ्लंग एरियाज की बात कर रहा हूँ, आपको जाना होगा तो वहां पे जाएंगे, वहां पे सेटल करेंगे। ये इंटरव्यूज होते हैं या ये क्वेश्चनर है जिसको फिल करना है? देखिए, एक क्वेश्चनायर होता है, हम्म। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर होता है, जिसमें सेमी, जैसे आप कहें कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज भी होते हैं और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। हम्म। और उसका एक मेथड होता है। मेथड भी जो है ना वो ऐसे ही नहीं होता। मतलब पहले आपको शुरू में एंगेजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, आप कैसे हैं, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। उसके बाद फिर आप किसी गुजर के आप किसी वोटिंग प्रेफरेंस पे आते हैं, फिर आप पार्टी वेज पे आते हैं, और फिर आप डेमोग्राफिक्स पे आते हैं, मीडिया हैबिट्स पे आते हैं। तो आप डायरेक्ट एब्रप्टली नहीं पूछ रहे मियाँ ये बताओ कि तुम किसको पार्टी को वोट दोगे, ऐसा नहीं होगा।
इसका एक, हम्म। इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी चेक, एक कंसिस्टेंसी फ्लो होता है कि पहले आप उसको किसी एक माहौल, एक सोच में लेके आते हैं। इज ऑल द साइकोलॉजी, इज ऑल द एंथ्रोपोलॉजी, कि जिसके ठीक अंदर है। आप डायरेक्ट, आप किसी चीज से नहीं पूछेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, आपसे डिटर्जेंट के बारे में पूछूंगा, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा ये अच्छा डिटर्जेंट कौन सा होता है। आप उसी कुछ खसूसियात बताएंगे, आप कोई चीज अच्छा कितना इस्तेमाल करते हो, कहाँ से खरीदते हो। अब मैं आपको फोकस करता चले जा रहा हूँ। हम्म। फिर मैंने बीच में आके पूछा कि कौन सी ब्रांड प्रेफरेंस है, तो फिर हम यहाँ ब्रांड बताएंगे, जो कि बेसिकली हार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक माइंड सेट पे लाना होता है। इस तरह ये वाले क्वेश्चंस भी जो होते हैं, इसमें आप एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजर के लेके आते हैं। अब ये मैं किसी साफी को तो नहीं बता सकता है, किसी और को नहीं बता सकता है कि इसकी क्या साइंस है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बताइए कि जो मेथड्स मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं एक सर्वे कंडक्ट करने के लिए, क्या मेथड के बदलने से नताइज पर फर्क पड़ता है? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट टेलीफोनिक इंटरव्यूज कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट अलग होंगे, आप फेस टू फेस अलग कर रहे हैं तो अलग हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपने क्वेश्चनायर में जो आपने प्रोसीजर अपना बनाया हुआ है, उसके अंदर आप डायरेक्ट अगर वोटिंग बिहेवियर से शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल अलग होंगे, और अगर आप आखिर में क्वेश्चनायर पूछ रहे हैं उसके तो बिल्कुल अलग होंगे कि आप किसी प्रोसेस से गुजार के लेके आ रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट जो है ना, वो खुद एक साइंस है। मतलब इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्वेश्चनायर, क्वेश्चनायर बनाना इतना आसान नहीं है। जो भी हमारे बुजुर्ग जिन्होंने जिनसे हमने सीखी है, उन्होंने बड़ी हमसे इंटरनेशनल स्टडीज पढ़वाई हैं, बार बार पढ़ी है। मोरी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इसमें जो है वो लंदन के अंदर, यूके के अंदर है। इसके क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। पीओ ग्लोबल की आप रिपोर्ट्स पढ़े, उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो जब तक आप इंटरनेशनल स्टडीज को फॉलो नहीं करते, चीजें नहीं करते, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप पाकिस्तान में अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके साथ आप अप्लाई करते हैं। मैंने अभी तक आपसे ये समझा है कि मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स जो हैं वो कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, सैंपल साइज क्या होगा, मेथड्स आप कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक और सवाल इससे जुड़ा करना चाहता हूँ आपके साथ। कौन ये तय करता है कि ये वाला मेथड इस्तेमाल करना है, इतना सैंपल बनाना है, यहाँ से इकट्ठा करना है? ये क्या क्लाइंट की चॉइस है या सर्वे कंडक्ट करने वाले इदारे की क्लाइंट चॉइस है? बताता है ऑब्जेक्टिव, क्लाइंट बताता है ऑब्जेक्टिव, और उसका ऑब्जेक्टिव इट्स, मैंने आपसे कहा कि राय अम्मा की बिल्कुल अलग चीज है, और एक आम कंज्यूमर गुड्स की बिल्कुल अलग चीज है। कंज्यूमर गुड्स में जैसे ही आते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज ए 3 ई ट्रैप, एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, इट शुड नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। तो बाज प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बहुत ही लो सोशो इकोनॉमिक क्लासेस के लिए होती हैं, उसमें अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास में नहीं जाना चाहिए। बाज अपर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस की होती हैं, उसमें लो सोशो इकोनॉमिक क्लासेस में नहीं जाना चाहिए। और कंज्यूम, जब आप ये राय अम्मा के अंदर जाते हैं तो आपको हर सोशो इकोनॉमिक क्लास में जाना होता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप, फॉर एग्जांपल, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है जो किसी एक प्रोविंस की हद तक हो, वो कहेगी यार मुझे सिर्फ इस प्रोविंस के बारे में कोई चीज बताओ, तो मैं सिर्फ उस प्रोविंस के बारे में ही उसे कोई चीज बताऊंगा, सैंपल लेके बताऊंगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। अगर वो नेशनल लेवल पे कोई चीज देखना चाहती है तो उसे नेशनल लेवल पे नहीं देखना वो तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो मुख्तलिफ मेथड्स आप बता रहे हैं, सैंपल साइज है, ये टेक्निकल डिटेल्स हैं, ये कौन तय ये करता है? रिसर्च रिसर्च कंपनी बताएगी उसको, रिसर्च ये कंपनी ये अपनी, मतलब क्लाइंट की मर्जी नहीं होगी यहाँ पे? क्लाइंट क्लाइंट नहीं की कहेगा मर्जी जी नहीं होगी। आपने ये इंटरव्यू या ये आपने, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका जरा लेकर आ जाए। वो अपना ऑब्जेक्टिव बताएगा, इंफॉर्मेशन नीड्स बताएगा, और एक ठीक तरह है। से अपनी टारगेट मार्केट बताएगा। फिर उसके प्रोसीजर, मेथाडोलॉजी, तमाम चीजें बताना हमारा काम। ठीक है। ठीक है, मतलब इसमें उसका रोल नहीं है। ये भी एक मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंसी की उसमें आ सकती है ये चीज भी। जी जी, उसका कोई रोल नहीं है। हम सिर्फ सजेस्ट हम्म। करेंगे उसके अंदर, और उसके अंदर भी बाकी किसी चीज के अंदर नहीं होता। अच्छा, एक और चीज बड़ी जो इंटरेस्टिंग सामने आती है वो है बायस, तासुब, जो हो सकता है किसी भी चीज के हक में या उसके खिलाफ। और वो तासुब दो एंड पे हो सकता है। एक तो रिस्पोंडेंट के एंड पे हो सकता है और एक इटसेल्फ इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है कि उसके अंदर ही कोई ऐसी चीज शामिल है कि जिसकी वजह से थोड़े से जो नतज हैं उनमें तब्दीली पैदा हो रही है। इस तासुब को कैसे एलिमिनेट किया जाता है या कैसे एड्रेस किया जाता है एक सर्वे के अंदर? देखिए, इसमें तमाम रोल जो है ना, वो मैन बिहाइंड द गन है। यानी कि हम्म। रिसर्च एजेंसी जो है वो क्या कर रही है, हम्म। उसकी अपनी अप्रोच, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, उसकी अपनी सोच क्या है। और ये बड़ी बेसिक सी चीज है, कि वो, जैसे आप भी कहें कि वो बायसनेस को कैसे दूर करती है। एक तो बायसनेस की, आपसे मैंने कहा कि सैम्पलिंग प्रोसीजर खुद एक बायसनेस को क्रिएट कर सकता है और किसी बायसनेस को कम कर सकता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक पार्टी है जो, ऐसी एग्जाम्पल है जो केपी के अंदर मजबूत है, एक ऐसी पार्टी है जो सिंध के अंदर मजबूत है। और मैं ज्यादा सैंपल उस पार्टी के लिए सिंध से कर दूं तो मैं वो बात बता रहा हूँ उससे जो पूरे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पे पंजाब 50% है और 23%, और मैं 23% को बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के ऊपर, तो मैं गलत चीज बता रहा हूँ। तो एक तो सैम्पलिंग का प्रोसेस है। दूसरा ये कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आप उसको दो जुमलों में से कोई एक राय दे रहे हैं।
एक ही सवाल ये है कि आपको क्योंकि काला रंग पसंद है और मैं अगर काले रंग पहन के आऊं तो क्या आप काला रंग पसंद करेंगे? ये एक लीडिंग हम्म। क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बाज लोगों को काला रंग पसंद है, बाज लोगों को सफेद रंग पसंद है। आपकी राय किसके ज्यादा करीब है? तो मैंने बेसिकली एक थर्ड पार्टी चॉइस आपके सामने रख दी। मैंने ये नहीं कहा कि ये अच्छा है या ये बुरा है। इन दो में हम्म। से कोई अच्छा कहा ना बुरा कहा। बाद लोगों की राय ये है, बाद लोगों की राय ये है, और आपकी राय किससे ज्यादा करीब है। इससे क्या हुआ कि वो बाइसनेस जो है ना, यस और नो की वो ग्रे एरिया की वो चीज बाहर निकल आती है, और लोग जो है वो अपनी राय प्रदान कर देते हैं। तो क्वेश्चंस के अंदर मैं जानता हूँ बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो मसाइल क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मजीद इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हो सकती हैं, पाकिस्तान में जो सर्वे कंडक्ट किया जाता है, डेफिनेटली आपके पास डाटा आ चुका है। अब उस डाटे को प्रोसेस भी करना है, जिसके लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो आम तौर पे इस तरह के सर्वेज में हम कौन से जो डाटा सॉफ्टवेयर हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? देखिए, असल तो होता है कि एसपीएसएस एक बहुत मशहूर है जो मदर्स ऑफ द ऑल सॉफ्टवेयर है, जो कि इसके ऊपर होता है। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी आगे हैं। एक क्वांटम एक सॉफ्टवेयर है इंटरनेशनल, उसके ऊपर चीज़ें प्रोसेस होती हैं। एक सॉ टूथ है, और बहुत सारे जो है वैसे जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अपने सॉफ्टवेयर हैं। अब ये पहले आज से कोई 10 साल पहले पेन एंड पेपर में सारा काम होता था। यानी मैं अगर आपको बताऊं कि 2018 के इलेक्शन से पहले 25 को इलेक्शन हुआ था, तो 2 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक मेरा ऑफिस बंद ही नहीं हुआ था। और उसके अंदर हम जो काम कर रहे थे उस वक्त ओपिनियन पोस्ट का, तो हाल ये था कि नाइट शिफ्ट लग रही थी। लोग मतलब यहीं पे रहते थे ऑफिस के अंदर। फोटो कॉपीज निकल रही हैं, प्रिंट आउट हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है, डिस्पैच आ रहा है, मतलब एक पूरा जैसा कि हंगामा था उसके अंदर। अब तमाम चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो अब जो है वो डाटा एंट्री का प्रोसेस जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। अब जो भी चीज होती है डायरेक्ट डाटा प्रोसेसिंग के अंदर पहले से स्ट्रक्चर चीजें होती हैं, और फास्ट रैपिड काम हो जाता है उसके अंदर, और ज्यादा ऑथेंटिकेट और इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाता है चीजें। तो चीजें जो है बहुत इंप्रूव हो गई हैं अब सॉफ्टवेयर के जरिए। चीजें जो है वो, मैं वो बताया कि रियल टाइम के अंदर बंदा पता चल जाता है कि इसमें बंदा है कहाँ। मैंने काम वही हुआ है जहाँ पे होना था या कहीं और हुआ है। वरना अदरवाइज आज से कुछ 7 साल पहले मुझे तो नहीं पता था कि जो बंदे को मैंने दिया है अपना एक, हम उसे कहते हैं एसपी सेंट्रल पॉइंट का एनवेलप, वो लेके गवादर गया है कि नहीं गया। लेकिन अब हम्म। मुझे पता है कि वो गवादर के अंदर किस जगह बैठा है और किस जगह ठहरा है। तो बहुत एवरीथिंग खूब। इज नोन। ठीक है। एक और चीज़ जो इस हवाले से मैं समझना चाहता हूँ, वो ये है कि बैरूनी अवामिल, वक्त, हालात, कोई खबर असरअंदाज होती है नताइज पर। मसलन आज एक सर्वे हमने किया है, इस बात की क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद भी या 3 महीने बाद भी, बिलफर्ज जैसे राय अम्मा का ही सर्वे है, आज एक सर्वे कंडक्ट किया गया, इलेक्शन जो है वो 6 महीने बाद होने हैं। तो ये सर्वे कितना मौसर होगा तब तक? हो सकता है किसी लीडर की आमद के बाद उसकी मकबूलियत बढ़ जाए, आज हो सकता है वो मकबूलियत में काफी नीचे हो। ये ऐसा होता है बिल्कुल। ऐसा ऐसा मुमकिन है बिल्कुल कि हम इसके अंदर चीजें चेंज होती हैं। कोई भी चीजें होती हैं उसके मुताबिक लोगों का मूड, लोगों की चीजें, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं, और खासतौर पे इलेक्शन के करीब आते आते चीजें बिल्ड होती चली जाती हैं। लेकिन बस ये है कि इलेक्शन से कोई 8-10 दिन पहले कोई बड़ा धमाका ना हो तो कोई चीजें चेंज नहीं होती। हम्म। अदरवाइज मूड, चीजें जो है वो लोगों की आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होती चली जाती हैं और चेंज होती चली जाती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नैरेटिव, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इवेंट्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चीजें। लेकिन एक और चीज भी ध्यान में रहे कि चाहे वो इलेक्शन से कोई 5 दिन या किसी भी टारगेट दिन से आपको 10 दिन पहले भी अगर आप कोई रिजल्ट लेके आ जाए, आप सर्वे में कोई चीज आ रही हो, इलेक्शन डे मैनेजमेंट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। हम्म। इलेक्शन डे मैनेजमेंट इज नॉट ओनली बाय द, देयर इज नॉट द टीआरएस सिस्टम, देयर इज समथिंग अदर्स बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल। कि आपने कितने पोलिंग स्टेशन पे अपने एजेंट्स बिठाए हैं, आपने कितनी जगहों पे अपने लोग बिठा रखे हैं, आपने अपने वोटर को निकालने के लिए कितनी एफर्ट की है। सिर्फ पॉपुलैरिटी जो है वो इस बात की इंडिकेशन नहीं होती कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे। उसके साथ जो उसके लवाजमात हैं, जो पॉलिटिकल लवाजमात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लवाजमात हैं, आपको पूरे करने होते हैं। अगर आपने वो पूरे नहीं किए हुए तो इस बात को भूल जाएं कि आप जो है वो इलेक्शन जीत सकते हैं। गो कि आपकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो। अच्छा, ये सर्वे के इलेक्शन डे नतज। जी। ये इलेक्शन डे सर्वे। मैनेजमेंट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग बाय हम्म। पॉलिटिकल पार्टीज, बाय पॉलिटिकल पार्टीज। डेफिनेटली। तो अच्छा, ये फरमाएं कि जब नताइज मुरतब हो जाते हैं, तो उसको रिलीज करना, प्रेस में देना, जैसे अखबारात में आता है, तो ये क्लाइंट की चॉइस होती है या जो इदारा करता है वो खुद भी रिलीज कर सकता है? दो चीजें हैं। अगर मुझसे किसी क्लाइंट ने पैसे मुझे दिए हैं और मुझे कहा है कि ये आप सर्वे कर दें, तो मेरे पास उसकी वो अमानत है, मैं उस तक पहुंचा दूंगा। अब ठीक उसका है। काम है कि वो उसे सर्वे को पब्लिश करे या ना करे, वो इट्स ऑन है। अच्छा, या उसके एक काम मखसूस जो है, हिस्से को पब्लिश करे। हाँ वो उसकी चॉइस है। हम्म। वो जो भी चाहे मार्केट में लाए, इट्स देयर चॉइस। अच्छा, दूसरी तरफ ये कोई ऐसा काम है जो हमने खुद इनिशिएटिव लिया हुआ और हमने अपने तौर पे किया हुआ। जब हम्म। हमने कोई काम अपने तौर पे किया हुआ है तो फिर हम अपने तौर पे उसे पब्लिश करते हैं और अपने नाम के साथ बताते हैं।
और वो हमारा हक है कि हम उसे बताएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो सर्वे के जो नताइज होते हैं, चलिए ठीक है, इसको हमने समझ लिया, एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, एसपीएसएस इन्वॉल्व है, क्वेश्चनर कैसे डिजाइन होता है, सैम्पलिंग भी समझ में आ गया। ये फरमाइए कि जब डाटा आ गया, प्रोसेस भी हो गया, नताइज तैयार है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो भी काफी अहम है मैं समझता हूँ। यानी कि मेयर नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहे हो जो बड़ा प्रोवोकेटिव हो, या आम बंदे को लगे कि यार ये तो फलाने की मकबूलियत बड़ी ज्यादा है, लेकिन जब उसके इंटरप्रिटेशन में जाएं तो हमें लगे कि नहीं, ये ऐसे भी नहीं है जैसे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है। और मेरा ख्याल है कि अभी तक जितनी गुफ्तगू है उसका हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं ऐसे ही वो कहूंगा। देखें, एक है जो नंबर्स हमारे सामने आते हैं, एक है माहौल, एक चीज है ट्रेंड। आपकी कोई भी चीज जो कम्युनिटिव सोच आ रही है उसके ऊपर कोई सोशल, कोई सोसाइटी, कोई पॉलिटिकल चीजों का इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो कोई सोच बन रही है, कोई चीजें बन रही हैं। अभी रिसेंटली मेरा भी, कि समझ लें कि आप कराची के इलेक्शंस को हमने बिल्कुल फॉलो अप किया। मैं कराची के इलेक्शंस की अगर बात करूं तो वहां पे जब हम पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस के ऊपर जब जा रहे थे तो वहां पे दूसरी पार्टीज आ रही थी। लेकिन जब हम परसेप्शंस की बात कर रहे थे और हम इमेजेस के बारे में मालूम कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि यार ये वाला मसला कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा उठा रही है, तो वहां डिफरेंट पार्टी आ रही थी। तो हमारी इंटरप्रिटेशन ये थी कि हम मार्केटिंग में एक जुमला कहते हैं कि मार्केटिंग इज नॉट द बैटल ऑफ प्रोडक्ट, इज द बैटल ऑफ परसेप्शंस। परसेप्शंस ऑलवेज विन, नॉट द ब्रांड्स। अगर परसेप्शन अच्छा है किसी ब्रांड का तो वो बिक जाता है। तो हमने उनसे कहा था कि इस, ये हमारे जिस क्लाइंट ने हमने कहा था कि इस परसेप्शन की बुनियाद पे, क्योंकि एबीसीडी पार्टी किसी प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट कर रही है बनस्बत बाकी पार्टियों के, तो इलेक्शन डे के दिन ये पॉसिबिलिटी है कि इट विल बी कन्वर्ट इनटू द वोट। एंड इट हैपेंड इन कराची कि एक हम्म। पूरी कैंपेन थी, उस कैंपेन के अंदर पहले लोगों की पार्टी प्रेफरेंस अलग थी, लेकिन ब्रांड इमेज या प्रॉब्लम इमेज एसोसिएशन बिल्कुल अलग थी। तो उसके साथ चीजें जो है वो किसी और लोगों ने इसके साथ कर दी। तो ये जो परसेप्शन होता है वो बहुत अलग चीज है। और जैसा आप ये कहें कि पार्टी प्रेफरेंस बहुत अलग चीज है। और परसेप्शन ही प्रिवेल करते हैं जो कि आखिर के दिन में कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आपकी कोई एक चॉइस है, लेकिन हम्म। आपकी कोई दूसरी चॉइस भी है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव चॉइस भी है। हो सकता है कि वो ऑल्टरनेटिव चॉइस इलेक्शन डे के अंदर किसी भी वजह से आपकी मेन चॉइस को सुपरसीड कर दे, ड्यू टू द परसेप्शंस। बहुत बेहतर। अच्छा, आखिरी जो सवाल मैं इस हवाले से आपके सामने रखूंगा, इस सारे प्रोसेस को मेरे ख्याल में वो तमाम शकूक व शुबहात का भी काफ़ी हद तक अजाला भी करता होगा, जवाब भी देगा, कि ये जो तमाम डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है और इंटायर एक्सरसाइज जो है, इसकी ऑडिटिंग का क्या मैकेनिज्म है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपकी पहले ऑडिट ये है कि आपने इंस्ट्रूमेंट कैसा बनाया है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में कितना बायसनेस है और कितना बायसनेस उसकी नहीं है। वेटिंग होती है इंस्ट्रूमेंट की? देखिए, ये तो वेटिंग जो है ना, वो तो एजेंसी का अपना एक्सपीरियंस है, एजेंसी का अपना प्रोग्रेटिव है। हाँ। जैसे आप क्लाइंट से कंसेंट लेते हैं, लेकिन क्लाइंट तो क्लाइंट है ना, क्लाइंट का ये काम तो नहीं है कि क्वेश्चनायर को देखे और समझे और परखे। ये तो हम्म। एजेंसी का अपना एक्सपीरियंस है, एजेंसी का अपना काम है कि वो चीजें मेरे पास अभी कोई दोस्त है हमारे, उन्होंने अमेरिका के अंदर कोई इस्लामिक कन्वेंशन हो रहा था, तो उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी और उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चनायर्स आप डिजाइन कर दें। मैंने कहा आप मुझसे क्वेश्चनायर डिजाइन नहीं कराएं, आप अपने ऑब्जेक्टिव वहां की एजेंसी को बताएं। जो वहां की रजिस्ट्रेशन एजेंसी होगी वो क्वेश्चनायर वो डिजाइन करेगी अपने नीड के मुताबिक। मैं यहाँ पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका में बता नहीं सकता, वो वहां की कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चंस डिजाइन करेंगे। क्योंकि तो जब हम पहला सर, तो बात, एक चीज मैं थोड़ी सी कट कर रहा हूँ यहाँ पे, जब हम अपने रिसर्च में कंडक्ट करते हैं सर्वेज वगैरह, जो है क्वांटिटेटिव स्टडीज के लिए, तो वहाँ पे बकायदा उसको जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो उसको फिर एक वेटिंग का प्रोसेस है उसके अंदर डालते हैं, और फिर जब कुछ डाटा हमारे पास आ जाता है तो फिर उसकी मॉडरेशन करवाते हैं एक सैंपल की, और जब हमें सब कुछ ठीक लग रहा होता है तो फिर हमें गो अहेड मिलता है कि आप फर्दर अब इसको एग्जीक्यूट करें तो। इसे कहते हैं पायलट ना। पायलट हम्म। सर्वे तो लाजमी होता है। ठीक है। पायलट सर्वे का मतलब ये होता है कि आप कोई 40-50 लोगों से पहले आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसे आप एंटर करवा लेते हैं। हम्म। उसकी बुनियाद पे आप ये देखते हैं, उस पायलट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ और सवाल का मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपसे आपसे जैसे वो कहे ना कि आपसे कोई चीज मालूम करवाना चाहता हूँ। अगर वो सवाल उसका जवाब दे रहा है तो सवाल सही है, अगर वो जवाब उसका हम्म। कुछ और आ रहा है तो वो जवाब उसके लिहाज से सही नहीं है। तो आप जो पायलट टेस्टिंग करते हैं वो ये है कि आप जो जवाब नहीं, आप बेसिकली क्या रिस्पोंडेंट सवाल को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, जो आप मालूम करना चाह रहे हैं वो चीज उसे मालूम हो रही है कि नहीं हो रही। हम्म। अगर वो उसको कुछ और चीज के तौर पे ले रहा है, मैं आपको बड़ी एक मजेदार एग्जांपल देता हूँ।
एक हम पेन पे काम कर रहे थे और उसके अंदर उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया, ड्यूरेबल है। और क्लाइंट की हम्म। सोच ये थी कि ड्यूरेबल का मतलब ये है कि लंबे अरसे चलता है। ठीक है। हमने कहा, जो 80-90% लोगों ने कहा कि ड्यूरेबल है। फिर मुझे भी मसला हुआ, मैंने कहा नहीं यार, इसमें कोई मसला है। फिर हमने उन हम्म। लोगों को कॉल्स की जिन लोगों ने कहा था ड्यूरेबल है। तो में से आधे लोगों ने कहा कि ये लंबे अरसे चलता है, आधे लोगों ने कहा गिर जाए तो टूटता नहीं है। ठीक है, मजबूत और पायदार दोनों में फर्क है। हाँ। तो उसके अंदर एक लंबे अरसे चलता है और मजबूत, दोनों हम्म। में ड्यूरेबल का लफ्ज है। तो हाँ। ये हमारा फ्लॉ था सवाल का, कि जिसके अंदर हमने क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से नहीं पूछा। इंसान गलतियों से सीखता है ना। तो ये आपका सवालनामा जो पायलट टेस्टिंग होती है, वो पायलट टेस्टिंग इसलिए होती है कि आप जो सवाल मालूम करना चाहते हैं, सवाल का मतलब नहीं, इंफॉर्मेशन नीड जो लेना चाहते हैं, क्या आपका सवाल में इंफॉर्मेशन नीड पूरी कर रहा है? अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा तो यू नीड टू चेंज। अच्छा, चलें सर, ये टेक्निकलिटीज तो हो गई है। मैं एक दो सवाल आपसे जस्ट मौजूदा हालात के बारे में करूंगा और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। जो अभी हालिया सर्वे हमारे सामने एक आया, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो मुझे बड़ा मतलब ताज्जुब हुआ है, सच्ची बात ये है, वो ये है कि जो सबसे मकबूल लीडर है पाकिस्तान में, वो सबको पता है कौन है। उसके बाद जो दूसरे मकबूल लीडर है, वो एक मजहबी पार्टी के नौजवान रहनुमा है। तो मतलब कोई भी उनके मुकाबले में कोई तीसरा लीडर नहीं है। जो इमरान खान साहब के फौरन बाद जो है वो साद रिजवी हैं। तो मुआशरे के अंदर क्या हम समझते हैं कि ये जो मजहबी सेंटिमेंट है वो इतना बढ़ चुका है और उसके पासिंग कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर भी नहीं है? अच्छा, मेरी इसमें राय ये है कि एक तो एक जरूरत है, किसी का सर्वे में उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। हम्म। लेकिन बुनियादी तौर पे जो मेरी लर्निंग है वो ये है कि एक जब एक पार्टी का एक लीडर है और एक पार्टी के तीन लीडर है, ठीक है। ठीक है। जब मेरी एक पार्टी, मैं बहुत बड़ी पार्टी हूँ, लेकिन मेरी राय जो है वो तीन हिस्सों में तकसीम हो जा रही है, ABCD में, जबकि एक पार्टी में एक ही आदमी है। तो अगर हम्म। मैं उन तीन को मिला के एक देखूं तो शायद में कोई अलग रीडिंग आ रही हो। तो उसमें होता ही है कि छोटे बड़े हो जाते हैं और बड़े जो है छोटे हो जाते हैं। तो जब हम्म। क्लैरिटी आपको किसी एक लीडर के ऊपर होगी, पार्टी किसी एक लीडर के साथ चलती है, तीन लीडर्स के साथ नहीं चल सकती। उसके बाद जो दूसरा, हम्म। जो तीसरा चौथा पांचवा नाम है, वो किसी एक पार्टी का है। अगर उनमें से किसी एक की चॉइस नहीं होती, दे रहे होते तो शायद वो बिल्कुल मामला बिल्कुल दूसरा हो जाता इसके अंदर। तो मैं कोई मजहबी इंतहा पसंदी की बात तो नहीं करता। मैं अमूमन पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो, मेरा एक बड़ा जाती ख्याल है कि हम पिछले 200 साल से जो बरसगीर के लोग हैं वो जज्बाती ज्यादा हैं और मजहबी कम है। मतलब जज्बातियत और मजहबियत को मिला लेते हैं और प्रैक्टिसिंग कोई समथिंग डिफरेंट। और प्रैक्टिसेस के अंदर भी जरा हम आगे तोड़ दें तो शऊर के साथ और गैर शऊर के साथ ये एक अलग बहस है। लेकिन ये है कि वो जो नंबर जिस तरीके से आया है, उस नंबर के अंदर जो एक मसला है वो ये है कि तीसरा चौथा पांचवा को अगर एक काट काट दिया जाए तो नंबर बिल्कुल अलग होगा। और जी। उसके मुकाबले में अगर पीपुल्स पार्टी के दो लोगों को अगर एक किया जाएगा तो नंबर बिल्कुल अलग होगा। हम्म। वो क्योंकि तकसीम हो गई है किसी के बारे में राय, तो इसलिए वो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, अदरवाइज शायद ऐसा नहीं। बहुत खूब। मेरे ख्याल में आपका हमने काफ़ी वक्त लिया और एक सर्वे कैसे काम करता है, उसके पीछे क्या सारी मैकेनिज्म है, उसको समझने में बड़ी मदद मिली है। आपको हम फिर भी इंशाल्लाह जहमत देते रहेंगे। तो शुक्रिया, बहुत आपने शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत मुश्किल, और जो भी सुनेगा बहुत मुश्किल और खुश्क होगा, उसे बहुत नींद आएगी ये सब बातें सुन के। बट लेकिन एटलीस्ट उनके कुछ इबहाम जो हो सकते हैं लोगों के जहनों में, वो दूर हो जाएं शायद ये सुन के कि ये एक प्रोसेस है मुकम्मल और इसकी बकायदा हर सतह पर जो है एक शफाफियत उसको बरकरार रखा जाता है और ये जो नंबर्स हैं वो झूठ नहीं बोलते बहरहाल। और मेरा ख्याल में अब तो दुनिया पूरी की पूरी जितनी भी है वो इन्हीं नंबर्स के गिर्द अब घूम रही है। सारी बड़ी एजेंसीज और जितनी भी बड़ी कॉरपोरेशन हैं उनके लिए ये सर्विस जो है बहुत अहमियत के हामिल है। तो यकीनन नहीं, इसकी दुनिया अहमियत को में समझा डाटा के जाएगा। बगैर अब जो है ना वो लोग आगे नहीं जाते। चीजें जो डाटा को एडवांटेज ले लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं लेता, और जो किसी डिनाइल की दुनिया में रहता है और समझता है कि जो मेरा परसेप्शन है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा तजिया है, वो बस हरफ आखिर है, तो वो किसी यूटोपिया के अंदर रहता है। मैं उसकी किसी हम्म। काबिलियत को चैलेंज नहीं कर रहा। वो बहुत काबिल आदमी होगा, उससे बड़ी दुनिया हम्म। देखी होगी, चीजें देखी होंगी। लेकिन जो माशरती चीजें हैं और जो माशरत का सियासत के साथ जो ताल्लुक है और नंबर्स का फिर जो आगे रिफ्लेक्शन होता है, आप मुझसे पूछें तो मैं आपके अगर 2 मिनट लूँ तो वही है कि 2018 में जो भी इलेक्शन के रिजल्ट आए, पॉलिटिकल नैरेटिव एक तरफ, और जैसे आप ये कहें कि तजियाती नैरेटिव एक तरफ, TRS का बैठना एक तरफ। लेकिन मेरा एक ख्याल है कि ये वही वाली कैफियत थी जो हम्म। 77 वाली थी। यानी 77 के अंदर भी या। जो हुई थी वो 4-5 सीटों के ऊपर ही हुई थी। जो भी रेगिंग हुई थी वो कोई पूरे पाकिस्तान में नहीं, पीपल्स पार्टी बाय एंड लार्ज पूरे पाकिस्तान में उसमें जीत रही थी 77 में। कोई 4-5 सीटों का इशू बना के चीजें हुई थी। सेम लाइक हेयर इन 2018 एज वेल।
जो भी पार्टी हम्म, जीती वो बड़ी लार्ज मेजोरिटी के साथ आ रही थी। प्रॉब्लम कोई 4-5 सीटों के ऊपर कोई चीज हुई जिसको हमने सब कहा कि यही मसला है सारा का सारा, ऐसा नहीं है, या लोगों को निराली कैफियत में नहीं होना चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक है काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपकी आमद का। और नाजरीन ज़रूर बताइएगा ये शो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह निगहबान।